मेरा नाम रजनीश है और मैं उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क एरिया, वहाँ अखिल भारतीय वंजन श्रमजीवी यूनियन और स्थानीय संगठन थारू आदिवासी महिला मजदूर किसान मंच के साथ जुड़कर वहाँ पर करीब पिछले 1.5 दशक से काम कर रहा हूँ। दुधवा नेशनल पार्क एरिया जनपद लखीमपुर का, जिसमें थारू जनजाति के 46 गांव पीढ़ियों से बसे हुए हैं और वन विभाग का या वन विभाग द्वारा किया जा रहा उत्पीड़न वहाँ पर वन विभाग की उत्पत्ति के समय से ही वहाँ पर चल रहा है। वो एक लंबा संघर्ष है वहाँ के थारू आदिवासियों का और अन्य जो परंपरागत वनाश्रित समुदाय वहाँ पर रहते हैं उनका। उत्पीड़न की घटनाएं तो लगातार वहाँ पर घटित होती ही रहती हैं, जिसमें दुधवा नेशनल पार्क जब इस क्षेत्र को 1978 में घोषित किया गया, उसके बाद यहाँ बसे थारू आदिवासी समुदाय के लोगों की, विशेषकर महिलाओं के उत्पीड़न करना वन विभाग ने जो है वो तेज कर दिया। झूठे मुकदमे लादना, जंगली जानवरों के शिकार के, लकड़ी कटान के और कई तरह तरह के तरीक़ों से जंगल में घुसने पर तरह तरह के तरीक़ों से झूठे मुकदमे लादना और लोगों को जेल भेजना। और यहाँ तक कि ऐसे भी मामले सामने आए जिनमें यहाँ के आदिवासियों की हत्याएं भी की गईं। तो ये सब तो पीढ़ियों से यहाँ के आदिवासी समुदायों के साथ हो ही रहा था, जिसमें यहाँ के लोगों ने जब संगठित हुए तो संघर्ष किया और संगठित होने के बाद, संघर्ष करने के बाद बहुत सी जीत भी हासिल की। लेकिन सवाल अभी अगर हम कोरोना महामारी के आने के बाद की स्थिति उसको देखते हैं तो कोरोना महामारी के बाद जब लॉकडाउन घोषित किया गया तो यहाँ के वन विभाग को जैसे और ताकत मिल गई, क्योंकि यहाँ बसे हुए समुदाय पीढ़ियों से ऐतिहासिक रूप से जो है वो जंगलों पर निर्भरशील रहे हैं, जंगलों से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते रहे हैं, चाहे वो जलौनी लकड़ी हो, घर बनाने के लिए घास हो, जड़ी बूटी हो, फल हो, शहद हो, तमाम तरह की जो लघु वनोपज वहाँ से एकत्रीकरण करके जो है अपना जीवन यापन करना और अपने आजीविका के भी साधन जो है बनाना, ये सब पीढ़ियों से यहाँ के लोग कर रहे थे। लेकिन लगातार वन विभाग द्वारा इन पर रोक लगाई जा रही थी। कोरोना पीरियड में वन विभाग ने यहाँ के लोगों पर दमन जो है वो काफ़ी बढ़ा दिया। पहले लोग संगठित होकर 500 की संख्या में, 1000 की संख्या में इकट्ठा होकर जब संगठित हुए, उसके बाद से जंगल जाते थे और अपनी ज़रूरत की जो भी सामान लाना होता था वो लेके आते थे। लेकिन महामारी का बहाना इनको ऐसा मिला कि उन्होंने डराया लोगों को कि आप जंगल जाओगे तो जानवरों के अंदर भी ये महामारी, कोरोना महामारी फैलने का खतरा पैदा हो जाएगा। जबकि ऐसा कोई खतरा अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है कि
मनुष्य के अंदर जो बीमारी जानवर से आई है वो वापस जानवरों तक जाके वो एक खतरे को बढ़ा सकती है। ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी यहाँ तक कि लोगों को जो उनकी अपनी खेती की ज़मीनें हैं उन पर खेती करने से भी रोक लगाने का काम जो है वन विभाग ने शुरू किया। लेकिन लोग इस बात का ध्यान रखते हुए कि महामारी है, हमें उससे बचना भी है और बचाना भी है, तो हम इकट्ठा होके अभी कुछ समय तक ना जाएं। लेकिन जब इक्का दुक्का लोग जाने लगे तो बहुत सारी जगह पर इस तरह के मामले सामने आए कि इन लोगों ने लोगों को गिरफ्तार किया। 50-50 हज़ार, 25-25 हज़ार, 70-70 हज़ार, 1-1 लाख रुपए के जुर्माने उन पर लगाए और जुर्माने ना देने की हालत में जेल भी भिजवाया। ये तमाम सारी कार्रवाइयाँ जो है कोरोना आने के बाद लोगों को अपने हक से महरूम करना, यहाँ तक कि जबकि होना ये चाहिए था कि इस महामारी से जूझ रहे गांव के जो किसान आदिवासी हैं उनको राहत देने का काम किया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ का प्रशासन भी उसमें खामोश रहा और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपनी मनमानी करने लगे। लेकिन इस बात का भी अभी विरोध दर्ज कराया गया जब एक गांव यहाँ पर कजरिया है, उसके चारों तरफ, गांव के चारों तरफ करीब 6 मीटर गहरी जो है वो खाई खोद दी गई गांव के चारों तरफ, जिससे कि लोग अपनी बैलगाड़ी वगैरह लेकर जंगल ना जा पाएं और जंगल से वो अपनी ज़रूरत का सामान ना ला पाएं। पानी की निकासी, जिससे परेशानियां कई तरह की खड़ी होने का जो है वो पूरा अंदेशा और खड़ी होनी शुरू हो गई कि पानी की निकासी गांव की जाएगी तो कहाँ जाएगी। गांव की पानी की निकासी रुकेगी, गांव के अंदर पानी भरेगा। आगे बरसात का सीज़न है, बाढ़ आना वहाँ पर एक आम बात है, क्योंकि मूलतः ये जो लखीमपुर खीरी का क्षेत्र पलिया कला है ये चारों तरफ से विशाल नदियों से घिरा हुआ है। एक तरफ शारदा बहती है तो दूसरी तरफ नेपाल से मोहाना आती है, तीसरी तरफ ये सुहेली, और ये इस तरह से जो है ये नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। और बाढ़, एक भी अगर नदी में बाढ़ आती है, क्योंकि शारदा पर बैराज भी बना हुआ है, उसको जो है खोल दिया जाता है बाढ़ आने के टाइम पर, तो पूरी जो है पानी जो है क्षेत्र में भर जाता है। तो ऐसे में गांव की क्या स्थिति होगी, इस बात को सोचे बगैर इन लोगों ने रास्ता बंद कर दिया। इस बात को लेकर गांव गए हुए अधिकारियों से, वन विभाग के अधिकारियों से, कर्मचारियों से बहस हुई, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से ये सटा हुआ क्षेत्र है बिल्कुल। वहाँ पर एसएसबी भी वहाँ पर तैनात रहती है और एसएसबी की मदद भी यदाकदा वन विभाग लोगों का उत्पीड़न करने के लिए लेता रहता है, और पुलिस तो हमेशा उनके साथ रहती है। तो इस बात को लेकर अभी 6 तारीख को यहाँ के तमाम गांव की महिलाएं वो इकट्ठा होकर उप जिलाधिकारी, जो कि केंद्रीय वनाधिकार कानून यानी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता कानून 2006 के तहत जो उपखंड स्तरीय समिति बनती है उसके अध्यक्ष भी उप जिलाधिकारी होते हैं। तो ये मानकर कि वन विभाग के पास अब अधिकार नहीं है, वहाँ के अब लोग सीधे उपखंड स्तरीय समिति में जाते हैं, जिला स्तरीय समितियों में जाते हैं। तो 6 तारीख को एक उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया जिसमें चेतावनी दी गई कि अगर वन विभाग जो ये कारगुजारियाँ कर रहा है, जो ये उत्पीड़न की घटनाएं कर रहा है, अगर इससे बाज नहीं आया तो हमें ज़मीन पर उतरकर आंदोलन
करने को मजबूर होना पड़ेगा। तो दूसरी बात, यहाँ का क्योंकि पूरा आंदोलन महिला नेतृत्व में चलता है, ज़मीन पर जितनी भी संघर्ष होते हैं उनमें महिलाएं आगे रहती हैं, वो चाहे अधिकारियों से हो, कर्मचारियों से हो, किसी भी विभाग से हो, प्रशासन से हो, पुलिस से हो, एसएसबी से हो, वन विभाग से हो, महिलाएं ही आगे रहकर बहस करती हैं और महिलाओं के नेतृत्व में ही यहाँ का पूरा संगठन चल रहा है। उनको हाँ कानून की जानकारी देना, उनको कानून के बारे में ट्रेनिंग देना या बैठकर उनके साथ सलाह मशवरा करना, उसमें सब लोग हम शामिल रहते हैं, पूरा संगठन शामिल रहता है, यूनियन शामिल रहता है। बहैसियत खुद मैं वहाँ, क्योंकि पिछले 15-16 साल से वहाँ पर हूँ मैं, तो उनके बीच में शामिल रहते हैं। लेकिन संघर्ष पूरा जो है वो महिलाएं ही यहाँ पर जो है अगुवा के रूप में जो है वो कर रही हैं। और सवाल ये नहीं कि महिलाएं यहाँ पर कर रही हैं, हमारा अनुभव जो रहा है वो ये रहा है, सभी जगह पर जो है हम देखते हैं कि इस तरह के जंगल ज़मीन के जितने भी आंदोलन हैं या जातिगत जो हमले होते हैं, उनके जो आंदोलन हैं, अभी हाल ही में शाहीन बाग इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम देखते हैं कि महिलाएं ही अगुवा स्थिति में आगे निकल के पिछले एक अरसे से आ रही हैं और उसके कारण भी हैं। हम महिलाओं से बातचीत करते हैं और महिलाएं क्यों आगे आती हैं उसके बारे में भी जानने को, समझने की लगातार हम कोशिश भी करते रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से महिलाओं के आगे रहने के पीछे मुख्य रूप से सबसे बड़ा कारण ये रहता है, जो कि महिलाएं हमें बताती हैं जब उनसे हम पूछते हैं कि आपके लिए ज़मीन की कीमत क्या है, आपके लिए जंगल की ज़मीन कीमत क्या है। पुरुष से जब हम पूछते हैं तो उसका जवाब वो रुपयों में आंक के देगा कि मेरी ज़मीन इतने हज़ार की है, मेरी ज़मीन इतने लाख की है, इतनी है। लेकिन महिलाओं से जब भी ये सवाल किया जाता है तो महिलाओं का एक ही जवाब होता है कि इसकी कीमत हम रुपयों में नहीं आंकते, ये हमारी पीढ़ियों के लिए हमें बचाना है और पीढ़ियों के लिए हमें अब पाना है और पीढ़ियों के लिए ही हमें इस संघर्ष को करना है। दूसरी बड़ी वजह महिलाओं के आगे आने की, चूंकि जंगल के साथ, ज़मीन के साथ ये बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से देखने में आता है और समझ में भी आता है कि खेती में और जंगल से जो एकत्रीकरण का, जो लघु वनोपज के एकत्रीकरण का जितना भी काम होता है, उसमें महिलाएं ही ज़्यादातर सक्रिय रहती हैं। महिलाओं के मुकाबले पुरुष कम सक्रिय रहते हैं। और महिलाओं का क्योंकि सीधा रिश्ता आजीविका के साथ और परिवार के साथ और पीढ़ी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उनके अगर अधिकार की जगह पर, अधिकार की चीज़ पर अगर छीना गया है या छीनने की कोशिश की जा रही है तो वो वापस उसमें ज़रूर जो है कदम उठाती हैं और संघर्ष करके उसको वापस लेने का काम भी करती हैं। और ऐसे उदाहरण भी सामने हैं हमारे उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी ही नहीं, हमारे यूनियन के क्षेत्र सोनभद्र में, वहाँ हजारों एकड़ ज़मीन महिलाओं ने वापस अपने दखल में ली है जो उनसे छीनी हुई थी।
मानिकपुर क्षेत्र में बुंदेलखंड, वहाँ भी महिलाओं ने आगे बढ़ के जो है ज़मीन को दखल किए हैं। और लखीमपुर खीरी में भी दुधवा नेशनल पार्क क्षेत्र की बात जहाँ की मैं कर रहा हूँ, वहाँ भी कई गांवों में महिलाओं ने ज़मीनें अपने दखल में ली हैं। और कोरोना पीरियड में उन गांवों के ऊपर हमला ज़्यादा हो रहा है। उनकी कोशिश है कि कोरोना का बहाना बनाकर हम दखल की हुई ज़मीनों को वापस किसी तरह से इनसे छीन लें। लेकिन महिलाएं डटी हुई हैं और वो इसको किसी भी कीमत पर वापस जाने का रास्ता बनाने के लिए तैयार नहीं है। वो बिल्कुल उन्होंने रोक रखा है इस चीज़ को और अपने संघर्ष से रोक रखा है। अभी मैंने एक वीडियो भी जो मैंने भेजा वन विभाग के अधिकारियों से, कर्मचारियों से, महिलाएं किस तरह से भिड़ रही हैं, वो एक छोटा सा उदाहरण है। और इसी कारण से, क्योंकि महिलाओं पर हमले भी ज़्यादा होते हैं, जब महिलाओं पर सीधे हमले होते हैं तो महिलाएं उसका जवाब देने के लिए संगठित होती हैं और संगठित होकर संघर्ष जो करती हैं तो वो उन हमलों का भी जवाब बहुत अच्छी तरह से दे रही हैं। तो ये भी एक वजह है कि जो महिलाओं का नेतृत्व का सवाल है, महिलाओं के नेतृत्व में यहाँ का संघर्ष चल रहा है। और जंगल से समुदायों का पीढ़ियों का एक रिश्ता है। मैं पहले भी बोला, अभी पीढ़ियों का एक रिश्ता है। एक उदाहरण के तौर पे, जिस जिस जगह से लोगों को जंगलों से उजाड़ा गया है, वहाँ ना तो जंगल बचे, ना जंगली जानवर बचे, और बाहर निकाले हुए लोग भी पता नहीं कहाँ कहाँ बिखर गए। समझ लो एक पूरी तरह से जो है एक प्रकृति का विनाश का काम जो है वो किया जाता है, जो जंगलों से लोगों को उजाड़ा जाता है। तो जंगलों से संबंध एक सीधा सीधा शरीर का जो सांस से रिश्ता होता है, दिल का धड़कन से जो रिश्ता होता है, वो रिश्ता जो है जंगल का, यहाँ के समुदायों, जंगल और समुदायों का आपस में एक दूसरे का होता है। समुदाय और जंगल अगर एक साथ हैं तो समुदाय भी बचते हैं और जंगल भी बढ़ता है। जहाँ उनको उजाड़ा जाता है, ना समुदाय बचते हैं और ना ही वहाँ का जंगल बचता है। ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। और जंगल बचते हैं तभी पर्यावरण की भी रक्षा होती है। जंगलों को तो ब्रिटिश समय में ही, ब्रिटिश काल में ही उजाड़ उजाड़ के सरकारों ने और वन विभाग ने जो है वो ख़त्म कर दिया था। हमारे पास लिखित में उसके उदाहरण है। हम जब दुधवा नेशनल पार्क एरिया की बात करते हैं, उसके जब हम वर्किंग प्लान जितने भी हैं उन पर नज़र डालते हैं तो स्पष्ट रूप से दुधवा नेशनल पार्क के वर्किंग प्लान में लिखा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 45 के बीच में यहाँ के जंगल बड़ी मात्रा में साफ कर दिए गए और सारी उनकी लकड़ी जो है युद्ध में झोंक दी गई। ये उदाहरण है। तो पर्यावरण कहाँ से रह जाएगा? आज जो जंगल वहाँ पर हरा भरा दिखाई देता है और उत्तर प्रदेश का नंबर 1 पर आने वाला जो है हरे भरे वन क्षेत्र वाला क्षेत्र है दुधवा नेशनल पार्क,
1250 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र नहीं है। तो उस क्षेत्र में अगर लोग नहीं होते, आदिवासी नहीं होते, टोंगिया मजदूर नहीं होते, टोंगिया मजदूर, उन्होंने भी जंगलों को अपने खून पसीना सींच के जो है भूखे रहकर जंगलों में कई कई महीनों तक, कई कई साल तक जो है पत्ते खाकर वहाँ पर गुजारा किया और जंगलों को लगाने का, बढ़ाने का काम किया। तो सवाल है कि ये जो बड़े बड़े पर्यावरणविद, वैज्ञानिक और तमाम बड़े बड़े जो मध्यम वर्ग से दावा करने वाले कि हम ये पढ़ाई पढ़ के आए हैं, हम वो पढ़ाई पढ़ के आए हैं, हमें जंगल की समझ है, हमें जंगली जानवरों की समझ है, अधिकारी बन जाते हैं। अधिकारी नहीं बनते तो वन्य जंतु प्रेमी बन जाते हैं। वही जो शिकारी होते हैं वो वन्य जंतु प्रेमी बन जाते हैं। बिली अर्जुन सिंह यहाँ का उदाहरण है। जिम कॉर्बेट के जो जिमी हैं वो उदाहरण है इस बात के कि बाघ के शिकारी हुआ करते थे। उनका इतिहास है। 1972 के कानून के बाद वन्य जंतु संरक्षण अधिनियम के बाद जो है अधिकार सारा छीन लिया गया। जब जंगली जानवरों का शिकार जो है नहीं कर सकते थे वैध तरीके से, अवैध हो गया, तो अब इन्होंने जंगली जानवरों के शिकार का नया रास्ता निकाला कि वन्य जंतु प्रेमी बन गए। तो क्या ये जंगल को बचाते हैं या पीढ़ियों से वहां पर खून पसीना अपना बहाकर और वहां पर एक एक सांस लेने को मोहताज कर दिए जाने वाले और वहां से अलग जिनको कर दिया जाए, जिंदा ना रह पाने वाले, या उन आदिवासियों ने किया, उन वनाश्रित समुदायों ने किया है? उन्होंने तो हमेशा पर्यावरण को बचाया है। और इस बात को अगर हम लोग, हम से मतलब मैं पूरे शहरी समाज से इस बात को शामिल करते हुए, अपने आप को शामिल करते हुए कहना चाहूँगा कि हम लोगों को आज नहीं तो कल सभी को ये बात समझनी ही पड़ेगी, तभी इसका कोई रास्ता निकल सकता है। वरना पर्यावरण की क्या स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। पूरे विश्व का पर्यावरण जो है वो इस वक्त खतरे में है। देश विदेश में बहसें होती हैं, तमाम सारी चीज़ें, लेकिन कुलकुला बात यह है, असली बात यह है कि जब तक आदिवासियों को जंगल के अंदर, वनाश्रित समुदायों को जंगल के अंदर उनके अधिकार देकर उनकी जीविका के साधन वहीं उपलब्ध कराकर उनको वहाँ पर नहीं रोका जाएगा, तब तक ना जंगल बचेगा, ना जंगली जानवर बचेंगे, और ना आदिवासी बचेंगे, ना वनाश्रित समुदाय बचेंगे, और ना ही ये वन विभाग या वन विभाग के अधिकारी ये लोग बचेंगे। धन्यवाद।